हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम ये जीव विज्ञान के हस्तलिखित नोट्स की क्लास में उपलब्ध हैं। तो हम पिछले क्लास में अंतःस्रावी तंत्र और हार्मोन तंत्र पर ला करके छोड़ दिए थे। तो आज हम उसी के आगे का कंप्लीट करेंगे, अंतःस्रावी तंत्र अथवा हार्मोन तंत्र। तो इससे पहले हमने वीडियो को कंप्लीट किया हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में हस्तलिखित नोट जीव विज्ञान दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और यह जो है ये जीव विज्ञान की क्लास है जिसमें से ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए टीआरई 4.0 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है जीव विज्ञान की, जो आप इसे देख सकते हैं, बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और जो पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दें। तो चलिए अंतःस्रावी ग्रंथियों तंत्र जिसमें से हार्मोन के बारे में जानेंगे। ये रासायनिक संदेशवाहक होता है। हार्मोन क्या है? ये रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो सभी सजीव प्राणियों में वृद्धि तथा दूसरी क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वित करते हैं। हार्मोन क्या है? हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होता है जो सभी सजीव प्राणियों में वृद्धि तथा दूसरी क्रियाओं को नियंत्रित करना एवं समन्वित करते हैं। हार्मोन शब्द जो है ये बेलिस ने दिया था। हार्मोन शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो ये बेलिस ने दिया। बेलिस तथा स्टार्लिंग के द्वारा 1902 में दिया गया था। हार्मोन शब्द बेलिस स्टार्लिंग के द्वारा सन 1902 में दिया गया। पहला खोजा गया जो हार्मोन है ये कौन सा था? तो पहला हार्मोन जो खोजा गया था ये सिक्रेटिन था। कौन? सिक्रेटिन। हार्मोन का स्रावन हमारे शरीर में ग्रंथियों के द्वारा होता है। हार्मोन का स्रावन हमारे शरीर में ग्रंथियों के द्वारा होता है और ग्रंथि विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं। ऊतक क्या है? ये ऊतक एक समान कोशिकाओं का समूह होता है। ऊतक क्या है? तो ऊतक जो हैं या एक समान कोशिकाओं का समूह होता है ऊतक। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई ये कोशिका कहलाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये यकृत को कहते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है ये पीयूष ग्रंथि कहलाती है। तो यहाँ से जान सकते हैं जैसे कि हार्मोन का स्रावन हमारे शरीर में ग्रंथियों के द्वारा होता है। पहला खोजा गया हार्मोन एक सिक्रेटिन था। हार्मोन शब्द ये बेलिस स्टार्लिंग के द्वारा 1902 में दिया गया। ग्रंथि क्या है? यह विशेष प्रकार का ऊतक होता है और ऊतक एक समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई ये कोशिका कहलाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है यकृत होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहलाती है। ग्रंथियाँ देखा जाए ये ग्रंथियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, बाह्य ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथियाँ। तो ग्रंथियों को हम कहीं 3 भागों में, बाह्य ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, मिश्रित ग्रंथियाँ। तो यह नलिका युक्त ग्रंथियाँ हैं। बाह्य ग्रंथियाँ जो हैं ये नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं, एंजाइम्स का स्रावन करती हैं और यकृत जैसे कि यकृत लार ग्रंथियाँ ये बाह्य ग्रंथियों के अंतर्गत आता है। तो बाह्य ग्रंथि के अंतर्गत इसकी क्या विशेषताएं हैं? ये नलिका युक्त ग्रंथि होती है, एंजाइम्स का स्रावन करती हैं जैसे कि यकृत और लार ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये नलिका विहीन ग्रंथि होती है, हार्मोन का स्रावन करती हैं और ये हार्मोन का स्रावन करती हैं और बाह्य ग्रंथि एंजाइम्स का स्रावन करती हैं। जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को जैसे कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि ये जो हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। वही मिश्रित ग्रंथि जो होती है ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। ये दोनों का काम है। जैसे कि अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, आवट ग्रंथि, परावटु ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि।
तो पीनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि ये मस्तिष्क में होता है, और अवट ग्रंथि को हम जैसे कि थायराइड ग्लैंड और प्रावटू को हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। थैलेमस ग्रंथि छाती में पाई जाती है, वही अग्नाशय ग्रंथि जो है ये अमाशय तथा छोटी आंत के बीच में होता है। अधिवृक्क ग्रंथि वृक्क के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, और वृषण ग्रंथि और अंडाशय जो है ये कमर के नीचे पाई जाती है। प्रावटू या हम पैराथायराइड ग्रंथि को ये गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे पाया जाता है। अवट ग्रंथि में ये मतलब अवट ग्रंथि जो है गले में पाया जाता है, लेकिन वो जो अवट ग्रंथि को थायराइड इंग्लिश में बोलते हैं, तो जो थायराइड ग्रंथि ये गले में पाई जाती है, वही पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे पाया जाता है। हम यहाँ से एक एक ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। जैसे कि पीनियल ग्रंथि का जो उपनाम होता है, उपनाम मानव शरीर की तीसरी आँख के नाम से जानते हैं, अथवा मानव शरीर की जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो जो पीनियल ग्रंथि होती है ये मानव शरीर की तीसरी आँख के नाम से जानते हैं, और इसका मानव शरीर की जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। हार्मोन का सेक्रेशन करता, जैसे कि मेलाटोनिन से, और कार्य जो होता है इसका ये नींद को प्रेरित करना है। मतलब जो पीनियल ग्रंथि है किस हार्मोन का सेक्रेशन करती है, तो ये मेलाटोनिन का सेक्रेशन करती हैं। इसका कार्य है नींद को प्रेरित करना। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये जिसमें हार्मोन जो है न्यूरो हार्मोन पाया जाता है। कार्य है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों के श्रावण का नियंत्रण करने में। दूसरा है ये शरीर का तापमान, भूख, प्यास, शरीर का संतुलन करना तथा नींद को नियंत्रित करना, ये हाइपोथैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस में कौन से हार्मोन, तो न्यूरो हार्मोन पाया जाता है, जिसका कार्य है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों के श्रावण का नियंत्रण करना। ये शरीर का तापमान, भूख, प्यास, शरीर का संतुलन तथा नींद को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि का उपनाम है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं। हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर का ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं, जिसका व्यास जो है ये 12 mm होता है, मिलीमीटर। पीयूष ग्रंथि का उपनाम क्या है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है, और मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर का ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं, जिसका व्यास 12 मिलीमीटर तक होता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन, तो पीयूष ग्रंथि से ये वृद्धि हार्मोन कहलाता है। जैसे वृद्धि हार्मोन उपनाम सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन है। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, या इसे हम STH भी कहते हैं। ये हार्मोन जो है शरीर की वृद्धि में सहायक, हड्डियों की वृद्धि में सहायक है। अधिक श्रावण से महाकायता भीमकायता उत्पन्न होती है। महाकायता भीमकायता किस हार्मोन से होती है, तो इसी हार्मोन से होता है, वृद्धि हार्मोन से। कम श्रावण से बौनापन देखने को मिलता है। अगर जो है वृद्धि हार्मोन उपनाम सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन होता है, इस हार्मोन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है, हड्डियों की वृद्धि में भी सहायक। अधिक श्रावण से इसमें महाकायता भीमकायता जैसे हो जाता है शरीर का भारीपन। कम श्रावण से बौनापन देखने को मिलता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन क्या है? थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड प्रेरक हार्मोन क्या है? जो और थायराइड प्रेरक हार्मोन का जो कार्य होता है, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों का
नियंत्रण करना इसका काम होता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करती हैं। फिर है एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो इसका कार्य है ये अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के स्रावण का नियंत्रण करना इसका काम होता है। एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है ये अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों के स्रावण का नियंत्रण करता है। फिर है मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, या हम इसे मेलानिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जो इसका कार्य जो है ये त्वचा के रंग को प्रभावित करता है। त्वचा के रंग को प्रभावित करना ये मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन का काम है। ये तिल के निशान के लिए उत्तरदायी है। तिल का निशान के लिए उत्तरदायी हार्मोन ये मेलानोसाइट हार्मोन होते हैं। फिर है लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन का काम यह है कि महिलाओं में दुग्ध उत्पादन हार्मोन कहलाता है। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन ये महिलाओं में दुग्ध उत्पादन हार्मोन के लिए उपयोगी है। वही ऑक्सीटोसिन या हम उसे पीटोसिन या जन्म हार्मोन या प्रेरक हार्मोन क्या है? तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का जो कार्य होता है ये शिशु के जन्म के समय गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है। ये दुग्ध स्रावण में भी सहायक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये शिशु के जन्म के समय गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन में सहायक है और दुग्ध स्रावण में भी सहायक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। फिर है वैसोप्रेसिन हार्मोन या एंटीडाईयूरोटिक हार्मोन भी कहते हैं। मतलब कि अब हम जानेंगे कि वैसोप्रेसिन हार्मोन्स क्या है। इसका जो कार्य है ये वृक्क नलिकाओं से जल के अवशोषण में सहायक होता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है यह वृक्क नलिकाओं से जल के अवशोषण में सहायक होता है। ये मूत्र को गाढ़ा बनाता है। क्या है? ये मूत्र को गाढ़ा बनाता है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है मूत्र को सहायक बनाता है। मूत्र को क्या बनता है? सहायक बनाता है। फिर है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या है? ये मानव शरीर की सबसे बड़ी और अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। थायराइड ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ये थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण करती हैं। थायराइड ग्रंथि जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण करती हैं और इसका जो कार्य है थायराइड ग्रंथि का कार्य शरीर में आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण करती है और बालों तथा नाखूनों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने में सहायक है। कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से होने वाला रोग जैसे कि घेंघा और आउटुआ मनता और मिक्सिडीमा, ये इसी की कमी से होने वाला रोग है थायराइड ग्रंथि। फिर है पैराथायराइड ग्रंथि। क्या है? ये ग्रंथि पैरासाइड मतलब कि पैराथायराइड हार्मोन का स्रावण करती है। पैराथायराइड ग्रंथि जो है पैराथायराइड हार्मोन का स्रावण करती है। इसका जो पैराथायराइड ग्रंथि का कार्य कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है। कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण जो है ये हम किसके द्वारा करते हैं? तो कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण हम पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। थाइमस ग्रंथि, यह ग्रंथि बुढ़ापे में गायब हो जाती है। थाइमस ग्रंथि जो है बुढ़ापे में गायब हो जाती है। ये थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण करती है। किसका? थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण करती है। कार्य जो है ये हार्मोन लिम्फोसाइट को बनाता है और ये लिम्फोसाइट जो होते हैं एंटीबॉडी का निर्माण कर हमारे शरीर का संक्रमण से बचाते हैं। तो हमारे शरीर को संक्रमण से कौन बचाता है? तो ये थाइमस ग्रंथि।
थाइमस ग्रंथि जो हैं हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती हैं और यह ग्रंथि बुढ़ापे में गायब हो जाती है। ये थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन करती हैं और थाइमस ग्रंथि का कार्य होता है ये हार्मोन लिम्फोसाइट को बनाता है और ये लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करके हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। अग्निशामक ग्रंथि जो अग्नाशय ग्रंथि यह एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? यह एक मिश्रित ग्रंथि है और इसमें विशिष्ट कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि जो है मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। इसमें कोशिकाओं का समूह पाया जाता है और इस समूह को लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है। इसमें 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। इसमें कोशिकाओं का समूह पाया जाता है और इस समूह को हम लैंगरहैंस की दीपिका भी कहा जाता है। और इसके पास अग्नाशय ग्रंथि के पास 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। आइए अल्फा कोशिका के बारे में जानते हैं। अल्फा कोशिका ये जो होता है ये ग्लूकागॉन हार्मोन है ना, ग्लूकागॉन हार्मोन का ये स्रावन करती हैं। इस जो अल्फा कोशिका का काम है यकृत की ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया में सहायक होना। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्रिया में सहायक होना अल्फा कोशिका है। बीटा कोशिका ये हार्मोन जो होता है इसमें इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। इसका जो कार्य है ये यकृत की ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया की दर को बढ़ाना इसका काम है। बीटा कोशिका जो होती है बीटा कोशिका में एक हार्मोन पाया जाता है, वो इंसुलिन हार्मोन होता है। और बीटा कोशिका का जो काम होता या इस हार्मोन का काम ये यकृत की ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया की दर को बढ़ाता है। इस हार्मोन की कमी से मधुमेह और उदग में रोग जैसे उत्पन्न हो जाते हैं। किस कमी से? इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से ये मधुमेह नामक रोग हो जाता है। और इस हार्मोन्स का जो कार्य होता है ये यकृत की ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया की दर को बढ़ाता है। गामा कोशिका क्या होती है? गामा कोशिका में हार्मोन पाया जाता है सोमेटोस्टेटिन पाया जाता है। और ये जो कार्य होता है ये पचित भोजन के स्वांगीकरण की दर को बढ़ाना, अर्थात पचित भोजन के स्वांगीकरण की दर को बढ़ाने का काम गामा कोशिका सोमेटोस्टेटिन कोशिका हार्मोन्स का काम होता है। वही अधवृक्क ग्रंथि क्या है? इसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग बाहरी भाग होता है जिसको हम कार्टेक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा अंदरूनी भाग होता है जिसे मेडुला कहते हैं। तो अधवृक्क ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एक बाहरी भाग, दूसरा अंदरूनी भाग। और अंदरूनी भाग में कार्टेक्स होता है, बाहरी भाग में कार्टेक्स और अंदरूनी भाग में मेडुला। तो कार्टेक्स जनित स्रावित होने वाले हार्मोन, तो कार्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन्स में आता है तो हार्मोन्स जो होते हैं ये ग्लूकोरोक्टिवाइडस जो जिसका काम है, इस हार्मोन्स का काम है शरीर के हाई कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करना। तो ग्लूकोरोक्टिवाइडस हार्मोन्स का कार्य है शरीर के कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करना। फिर 10वां है विरसण। यह जो होता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है। विरसण जो है ये इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है। इसका जो कार्य है ये हार्मोन जो होता है पुरुषों में सभी प्राथमिक तथा द्वितीयक लक्षणों को नियंत्रित करता है, जैसे कि शुक्राणुओं का स्रावन करना, आवाज़ का भारी होना, कंधों का चौड़ा होना, दाढ़ी मूंछों का आना इत्यादि क्रियाओं का नियंत्रित करती है। कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये इन सभी लक्षणों को नियंत्रित करने का काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का काम होता है। तो बहुत ही और एग्जाम में पूछा जाता है कि विरसण में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। अभी हमने यहाँ पर ऊपर देखे थे बीटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसे देखते रहें।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो पहली बार आए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए कंकाल तंत्र के बारे में जानते हैं। कंकाल तंत्र जो होता है ये अस्थियों, उपास्थियों, स्नायु बंधन या कंडरा से मिल करके बना होता है। कंकाल तंत्र हैं ये कंकाल तंत्र अस्थियों अर्थात हड्डियों, उपास्थियों, स्नायु बंधन तथा कंडरा से मिल करके बना होता है। हमारे शरीर का 80% भाग कंकाल तंत्र से ही मिल करके बना होता है। वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की जो संख्या होती है 206 होती है। नवजात में अस्थियों की संख्या 300 तक होती है। स्नायु बंधन क्या है? स्नायु बंधन एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को स्नायु बंधन कहलाता है। एक अस्थि से, एक हड्डी से दूसरे हड्डी से जोड़ने की संरचना जो होती है वो स्नायु बंधन कहलाता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि कंकाल तंत्र क्या है, कंकाल तंत्र किसे कहते हैं। जब कंकाल तंत्र अस्थियों, उपास्थियों और स्नायु बंधन तथा कंडरा से मिल करके बना होता है वही कंकाल तंत्र कहलाता है। हमारे शरीर का 80% भाग जो है कंकाल तंत्र से मिल करके बना होता है। वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की जो संख्या है ये 206 होती है। नवजात में अस्थियों की संख्या ये 300 तक के हो जाती है। स्नायु बंधन जो है यह एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ने वाली संरचना होती है, ये स्नायु बंधन कहलाती है। एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ने वाली संरचना स्नायु बंधन कहलाती है। कंडरा क्या है? अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाली संरचना। अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाली संरचना को हम टेंडन अथवा कंडरा कहते हैं। तो टेंडन अथवा कंडरा अथवा टेंडन क्या है? अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसी को टेंडन अथवा कंडरा कहा जाता है। आगे है कंकाल तंत्र के कार्य। कंकाल तंत्र के क्या कार्य हैं? शरीर की आकृति तथा संरचना बनाने में सहायक होता है। मतलब जो कंकाल तंत्र है ये शरीर की आकृति तथा संरचना को बनाने में सहायक है। शरीर के परिचालन में सहायक होता है। शरीर के परिचालन में भी सहायक होता है। शरीर की सुरक्षा में सहायक होता है। वही रक्त निर्माण में सहायक होता है। तो कंकाल तंत्र होते हैं रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं। कंकाल तंत्र खनिजों के संग्रहण में सहायक होता है। तो यहाँ पे कंकाल तंत्र के क्या कार्य होते हैं? तो कंकाल तंत्र शरीर की आकृति तथा संरचना बनाने में सहायक होता है। कंकाल तंत्र शरीर के परिचालन में सहायक होता है, शरीर की सुरक्षा में सहायक होता है और रक्त निर्माण में भी सहायता करता है। और कंकाल तंत्र खनिजों के संग्रहण में भी सहायक होता है। कंकाल तंत्र के प्रकार, यह 2 प्रकार का होता है। कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है। एक है बाह्य कंकाल जो शरीर के बाहर स्थित होता है और एक होता है अंतः कंकाल जो शरीर के अंदर स्थित होता है। तो कंकाल के कितने प्रकार होते हैं? कंकाल 2 प्रकार का होता है। एक है बाह्य कंकाल, दूसरा है अंतः कंकाल। वही अस्थियां बोन्स क्या होती हैं? ये कठोर दृढ़ होती हैं। ये कठोर अथवा दृढ़ होती हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की ये बनी होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। सूत्र होता है CaCO3। तो अस्थियां अथवा बोन्स जो होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बनी और ये बहुत कठोर होती हैं। अस्थियों में कोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थियां क्या हैं? तो उपास्थियां लचीली होती हैं। कैल्शियम फास्फेट से बनी होती हैं जिसका फार्मूला होता है CaPO4 का होल ट्वाइस। उपास्थियों में कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थियों में क्या पाया जाता है? तो उपास्थियों में कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। वही अस्थियों में क्या पाया जाता है? अस्थियों में उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की ये बनी होती हैं। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? उपास्थियों में। तो उपास्थियों में कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। वही अस्थियों में कैल्शियम कार्बोनेट की ये बनी होती हैं। हड्डियां जो हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। अस्थियां 2 प्रकार का, एक उपांगीय अस्थियां और दूसरा है अक्षीय अस्थियां।
उपांगीय अस्थियां जो होती हैं, जो चलायमान होती हैं, इनका नंबर होता है 106। वही अक्षीय अस्थियां होती हैं जो चलायमान नहीं होती हैं, जिनकी संख्या 80 होती है। अर्थात 180 और 26 और 180 मिलाकर के 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। 126 प्लस 80 मिलाकर के टोटल 206 हड्डियां होती हैं। उपांगीय अस्थियां और ऊपरी उपांग, ऊपरी उपांग ये ह्यूमस एक होता है, रेडियस एक, और उड़ना जो होता है ये इनकी हड्डियां एक होती हैं। ह्यूमस एक, रेडियस एक और अल्ना एक होता है। फिर है कैल्विकल जो होते हैं 2 होते हैं, और स्कैपुला जो होता है इसकी संख्या भी 2 होती है। अलंग यहाँ पर देख सकते हैं, अलंग की संख्या 1 है, ये अलंग है। वही कार्पल्स की संख्या 8 है और मेटाकार्पल्स की संख्या 5 है। और वही यहाँ पर देखा जाए ये फैलेंजिंग की संख्या 14 है। ये हड्डियों की संख्या बताया गया यहाँ पर। वही निचला उपांग जो होता है, निचले उपांग जो फीमर हड्डी की संख्या 1, ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, फीमर हड्डी, इनकी संख्या 1 होती है। अभी हम यहाँ पर उपांगीय ग्रंथियों में पढ़े थे कि ऊपरी उपांग में जैसे ह्यूमरस हड्डियों की संख्या 1 और रेडियस की संख्या 1 और अल्ना की संख्या भी 1 होती है। और नीचे कैल्विकल की संख्या 2 होती है और स्कैपुला की संख्या भी 2 होती है। और निचला उपांग में देखा जाए फीमर हड्डी, इनकी संख्या 1 है। ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। घुटनों में एक छोटी हड्डी होती है जिसे पटेला कहा जाता है। घुटनों में एक छोटी हड्डी जिसे पटेला कहते हैं। और टीबिया हड्डी मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है, इसकी संख्या भी 1 होती है। टीबिया हड्डी की संख्या 1। फिबुला हड्डी, इसकी भी संख्या 1 होती है। टार्सल्स, इनकी संख्या 7 होती है। मेटाटार्सल हड्डी, इनकी संख्या 5 और वहीं पे मेलेंजिस की संख्या 14 होती है। मेलेंजिस की हड्डियों की संख्या 14, कुल मिलाकर के 30 हड्डियां होती हैं। वही बोथ ऑफ द फीट मतलब दोनों पैर की हड्डियों को मिलाकर के 30 होती हैं और एक में दोनों मिलाकर के 30 दूना 60 हड्डियां हो जाती हैं। वही अगर देखा जाए पेल्विस अस्थि की संख्या 2 होती है। कुल निचले उपांग की अस्थियां जो होती हैं 60 प्लस 2 मिलाकर के 62 हड्डी। कुल उपांगीय हड्डियों की संख्या देखा जाए 60 और 64 और 62 को मिला दें तो 126 हड्डी हो जाती है। अच्छी अस्थियां, इनकी संख्या कुल मिला के 80 होती है। अच्छी अस्थियों की संख्या 80 होती है। सिर में हड्डी की संख्या 29 है। सिर में हड्डियों की संख्या कितना है? ये 29 है। छाती में 25 है और रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां पाई जाती हैं। सिर में हड्डियां जो होती हैं खोपड़ी में 8 होती हैं, कान में 6 हड्डियां होती हैं, चेहरे पर 14 हड्डियां होती हैं और हायर अस्थियों की संख्या 1 और टोटल जो खोपड़ी पे हड्डियों की संख्या देखा जाए तो 29 होती हैं जब आप इसे ऐड करेंगे। खोपड़ी में हड्डियों की जो संख्या है ये ट्रिक है, याद कर सकते हैं स्टप ऑफ। कैसे? स्टप ऑफ करके हड्डियों की संख्या को याद कर सकते हैं। यस से होगा स्पेनाइट की संख्या 1, टी से है टेम्पोरल हड्डियों की संख्या 2, ऐसे एथेमाइट की संख्या 1, पी से पैराइटल की संख्या 2, ओ से ऑक्सीपिटल की संख्या 1 और फा से फ्रंटल की संख्या 2। कुल मिलाकर के कितनी हड्डियां हो गई? यह है खोपड़ी में हड्डियों की संख्या को हम ऐसे याद कर सकते हैं। कान की अस्थियां यम आई एस से हम कान के हड्डियों की संख्या और जान सकते हैं कि मेलियस की संख्या 1 और इनकस हड्डियों की संख्या 1, स्टेपीस 1 ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेपीस कान की हड्डी है और यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। दोनों कान में हड्डियों की संख्या देखा जाए 3 × 2 अर्थात 6 हड्डियां होती हैं। चेहरे की चेहरे की अस्थियों में 14 हड्डियां होती हैं। ट्रिक है जा पारो मैंने ओ तेरे नाम लिया, अर्थात जा से हो गया जायो
मेटिक इनकी संख्या 2, जा से जायोमेटिक इनमें हड्डियों की संख्या 2 होती है, पारो से होगा पैलेंटाइन की संख्या 2 होती है, और मैंने मतलब मेडिबल मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है और ये इनकी संख्या मेडिबल की संख्या 1 होती है, और बोमर की हड्डियों की संख्या 1, और यहाँ पे टर्वाइनल की हड्डियों की संख्या 2 होती है। नस्ल की हड्डियों की संख्या 2 और मैक्सल की हड्डियों की संख्या 2 होती है। लेक्राइमल जो होती है इनकी संख्या 2, और टोटल मिला दिया जाए तो इनकी हड्डियों की संख्या 14 हो जाती है, चेहरे की हड्डियों की कुल संख्या। वक्ष गुहा में अस्थियां 25 होती हैं। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी अर्थात कुल मिला के 24 होता है। वही स्टर्नम में हड्डियों की संख्या 1 हो जाए तो कुल मिला के 24 + 1 मिला करके 25 हो जाती हैं। 1 से 7 जोड़ी वास्तविक पसलियाँ होती हैं। 1 से 7 जोड़ी जो होती हैं ये वास्तविक पसलियाँ होती हैं। 8 से 12 जोड़ी ये अवास्तविक पसलियाँ होती हैं, और 11-12 जोड़ी जो होती हैं ये प्लवित पसलियाँ होती हैं। स्टर्म देख सकते हैं, और यहाँ पे प्लवित पसलियों यहाँ पर होंगी। अवास्तविक पसलियाँ जो हैं 8 से 12 होती हैं, और वास्तविक पसलियाँ जो हैं 1 से 7 तक की ये वास्तविक पसलियाँ होती हैं। रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26 है। रीढ़ की हड्डियों की संख्या, जिसे इसका ट्रिक हो शीथोलुसाको से हम रीढ़ की हड्डियों की संख्या को याद कर सकते हैं। शीथोलुसाको, तो शीथोलुसाको का मतलब सी का मतलब होगा सर्वाइकल। तो सर्वाइकल के हड्डियों की संख्या 7, वही है थार्सिक। था से थार्सिक इसकी संख्या 12 होती है, और लू से लुम्बर में हड्डियों की संख्या 5 होती है, और सेक्रम के हड्डियों की संख्या 1 होती है। वही क्रॉकिक्स के हड्डियों की संख्या 1, टोटल मिलाकर के 26 हड्डियाँ होती हैं। तो 26 हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पे C1 C2 लिखा है कि जोड़ी में होती हैं, तो 1 से 7 तक की हड्डियाँ होती हैं। इसे T1 T2 तक, इसे 12 तक चलता है। ये सीरीज चलती है L1 L2 से, अर्थात लुम्बर जो होगा ये सीरीज चलेगी L1 L2 L3 L4 L5 तक। ऐसे यहाँ पे थार्सिक हड्डियों की संख्या, ऐसे इसकी भी सीरीज चलती है, और सर्वाइकल हड्डियों की संख्या C1 2 से तक चलती रहती है। तो यहाँ पे रीढ़ की हड्डियों की संख्या है जिसमें 26 हड्डियाँ होती हैं। आगे हम संधियाँ अथवा जोड़ पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंस है, तो ये हम अगले वीडियो में ही पढ़ा जाएगा। तो ऊपर हमने यहाँ पर देखा थे, यहाँ पर हड्डियों की संख्या जो बहुत इम्पॉर्टेंस है, आप इसे रिवाइज़ करके भी देख सकते हैं। अगर हम फास्ट बोल रहे हैं तो इस वीडियो को आप रिवाइज़ करके भी 1, 2 बार 3 बार देख सकते हैं, जिससे आपको याद होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। नमस्कार।